नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी जैसा कि आप सभी पढ़ते भी होंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। और उससे जुड़े हुए कुछ लॉज हैं जो कि मेंडल ने दिए थे। मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि मटर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ लॉज बताए थे हेरिडिटी के। उनका ये एक्सपेरिमेंट 1866 में पब्लिश किया गया था, लेकिन उस वक्त ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया उनके एक्सपेरिमेंट पे। बाद में 1900 में भी कुछ साइंटिस्ट ने वापस से सेम एक्सपेरिमेंट किया और वापस से वो उसी रिजल्ट पे पहुंचे जो कि मेंडल पिछले 34 साल पहले गए पहुंच चुके थे। ले देकर फिर उन्होंने कुछ लॉज बनाए जो कि हेरिडिटी से रिलेटेड है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर आप सीटेट वगैरह पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये इससे क्वेश्चंस इतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, हेरिडिटी के रोल को समझने के लिए कि बच्चे के डेवलपमेंट पे हेरिडिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको समझने के लिए आपको लॉ पता होने चाहिए कुछ जो कि मेंडल ने दिए थे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में बताऊंगा। ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये है जॉन ग्रेगर मेंडल, ये इनका पूरा नाम था। और इन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, मटर के पौधों पर। अब देखिए, मटर का जो उन्होंने पौधा लिया था ना, वो अलग अलग आकार के उन्होंने पौधे लिए थे। उनका जो एक्सपेरिमेंट था, मेनली वो ये देखना चाह रहे थे कि जब हम दो मटर के पौधों को आपस में क्रॉस फर्टिलाइज कराते हैं, यानी कि उनको निषेचित कराते हैं, तो जो नेक्स्ट जो जनरेशन होती है मटर के पौधे की, उस पर इसका क्या असर पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग तरीके के मटर के पौधे लिए, और ये जो मटर के पौधे थे ये एक दूसरे से अलग थे काफ़ी। और सिर्फ उन्होंने एक पेड़ नहीं, कई पेड़ लिए। जैसे कि एक जो उन्होंने लिया, उसमें जो दोनों पौधों में अंतर था वो मेनली उनके कलर के ऊपर था, जो उनके फूल के जो कलर थे। जैसे कि एक उन्होंने वॉयलेट कलर के फूल का मटर का पौधा लिया, एक वाइट कलर फूल का मटर का पौधा लिया। इसी तरीके से एक लंबी जो डंठल होती है, डंठल यानी कि स्टेम, और एक नाटा यानी कि शॉर्ट छोटी डंठल जो होती है स्टेम, वो पौधा लिया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जिस एक चिकना और एक थोड़ा सा रफ बीज जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं बिल्कुल, उस तरीके का पौधा लिया। कहने का मतलब ये है कि कई तरह के उन्होंने पौधे लिए और जो एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। कोई फूल अलग है किसी का, किसी के जो स्टेम है वो अलग है, किसी की बीज अलग है एक दूसरे से। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग तरीके के मटर के पौधे लिए, उनको क्रॉस फर्टिलाइज कराया। क्रॉस फर्टिलाइज आपने पढ़ा होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो क्रॉस फर्टिलाइज कराया और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन थी जो मटर के पौधों की, उसमें उन्होंने उस चेंज को देखने की कोशिश की। तो वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ा मेजर चेंज देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलिए उन्होंने एक वॉयलेट फूल का एक पौधा लिया है, मटर का, और एक वाइट फूल का पौधा लिया मटर का, और उनको आपस में क्रॉस फर्टिलाइज कराया। अब हुआ क्या, उन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन थी ना, इनकी इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो बिल्कुल वॉयलेट कलर के फूल की थी। यानी कि जो मटर का पौधा है वॉयलेट वाला और जो वाइट वाला, इनको जब क्रॉस फर्टिलाइज कराया गया तो नेक्स्ट जो जनरेशन थी मटर के पौधे की, उनमें भी उनको वॉयलेट कलर का देखने को मिला फूल। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कंप्लीट जो असर था इसकी, जो इसमें जो हेरिडिटरी जो गुण आए थे वो इस वॉयलेट वाले पौधे के आए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने इस सेम प्रोसेस को इस जनरेशन के साथ भी दोहराया। वाइट वाला एक पौधा लिया और फिर जो ये पौधा था इसी को सेम लिया इन्होंने, और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो नेक्स्ट टाइम भी उनको क्या देखने को मिला कि इस बार कंप्लीटली वो जो पौधा था, जो नेक्स्ट जनरेशन थी इस पौधे की, ये जो पौधा था मटर का, ये वाली जो जनरेशन थी, ये कंप्लीटली वॉयलेट कलर के फूल वाली नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिला। इसमें 75%, यानी कि जो ये पौधा है, एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो ये वाला पौधा है इसमें 75% तो वॉयलेट कलर के फूल और 25% कौन से फूल, ये वाइट वाले फूल देखने को मिले। और फिर जब सेम प्रोसेस इसके साथ भी दोहराया गया तो जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें 50-50% का रेशियो देखने को मिला,
और उससे नेक्स्ट जनरेशन में फिर से जो ये रेशियो है वो कम होता गया वॉयलेट कलर का, और वाइट कलर का जो रेशियो है वो बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया ये कम्प्लीटली वाइट हो गया और अपने मूल रूप में आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये एक एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, जो कि उन्होंने इस मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, आई होप आप ये एक्सपेरिमेंट तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जो मेंडल ने दी थी। एक उन्होंने बात की थी डोमिनेंट जीन की, और एक बात की थी उन्होंने रिसेसिव जीन की। अभी जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने पढ़ा इसमें यही चीज़ हो रहा था। जब फर्स्ट टाइम जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया दो मटर के पौधों को, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, इन दोनों को जब आपस में क्रॉस फर्टिलाइज कराया गया तो आपने देखा कि जो वॉयलेट कलर था, वॉयलेट कलर वाले पौधों को नंबर 1 मान लेते हैं, वाइट वालों के कलर के पौधों को नंबर 2 मान लेते हैं। जब इनको क्रॉस फर्टिलाइज कराया गया तो हमने जो देखा, जो नेक्स्ट प्लान था यानी कि नंबर 3 हम ले लेते हैं उसको, उसमें सारे गुण हमें इसके देखने को मिले वॉयलेट कलर के फूल के। ऐसा क्यों हुआ, वाइट वाले का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ये वाला जो प्लांट था नंबर 3, जो नेक्स्ट जनरेशन थी, इसमें जब इन दोनों के क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जो जीन्स ट्रांसफर हुए, क्योंकि इसके जीन्स भी आए होंगे और इसके जीन्स भी आए होंगे इस प्लांट में, तो जो डोमिनेंट जीन होता है उसका गुण हमें देखने को मिलेगा इस वाले में, और जो रिसेसिव जीन होगा वो दब जाएगा। रिसेसिव जीन मतलब जो कमज़ोर होगा वो दब जाएगा, और जो डोमिनेंट होगा वो बाहर आएगा। यानी कि जो सफ़ेद रंग का जो फूल था उसके जो जीन्स थे, सफ़ेद जीन्स रहे होंगे इसमें, वो रिसेसिव रहे होंगे, इसलिए इस पौधे में जो फ्लावर्स के कलर थे वो वाइट नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ जो ये वाला पौधा है वॉयलेट कलर वाला, उसके जो जीन्स थे वो डोमिनेंट जीन्स थे। इस वजह से हमें इस नंबर 3 के पौधे में, नेक्स्ट जनरेशन वाले में, हमें इसके गुण देखने को मिले। और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जब इस प्रोसेस को दोहराया गया बार बार नेक्स्ट जनरेशन के साथ, तो तीसरी चौथी जनरेशन में आप देखेंगे कि जो डोमिनेंट जीन्स था वो धीरे धीरे रिसेसिव होता जा रहा था, और जो रिसेसिव जीन था वो धीरे धीरे डोमिनेंट होता जा रहा था। आई होप आप समझ गए होंगे कि डोमिनेंट जीन का क्या मतलब है और यहाँ पे रिसेसिव जीन का क्या मतलब है। मतलब ऐसा जीन जो ज़्यादा प्रबल होता है, ताकतवर होता है, वो डोमिनेंट होता है, और वही गुण हमें अगली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रिसेसिव होता है, कमज़ोर होता है, वो दब जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए मेंडल ने अब जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद उन्होंने दो प्रिंसिपल्स बताए थे जिसको कि हम कहते हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी। पहला जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया था दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, एंड द सेकंड वाज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि नंबर 1 वाले को। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। अभी जैसा कि हमने देखा कि दो तरीके के पौधों को जब क्रॉस फर्टिलाइज कराया गया, नंबर 1 वॉयलेट कलर, नंबर 2 वाइट कलर। तो वॉयलेट और वाइट कलर के पौधों को जब क्रॉस फर्टिलाइज कराया गया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो नंबर 3 नेक्स्ट जनरेशन पौधा था उसमें हमें वॉयलेट कलर के जो गुण थे वो ज़्यादा देखने को मिले, बल्कि वही 100% फ्लावर वही थे, बल्कि इसके जो थे वो 0 थे, ना के बराबर थे। क्यों? क्योंकि इसका रिसेसिव जीन था और ये डोमिनेंट जीन था। लेकिन इसका मतलब क्या था कि ये जो रिसेसिव जीन था ये हमेशा के लिए दब गया था? नहीं। जब हमने देखा कि इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है तो जो ये रिसेसिव जीन होता है एक टाइम पर ये भी डोमिनेंट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि लॉ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि किसी भी मतलब व्यक्ति में या उसकी जो भी पीढ़ियाँ होती हैं उनमें जो जीन्स होते हैं वो आपस में सेग्रीगेट होते हैं। बेशक आपको रिफ्लेक्ट कुछ ही जीन्स होंगे क्योंकि वो डोमिनेंट होंगे, लेकिन बाकी जो जीन्स बच गए जो रिसेसिव हैं वो हमेशा के लिए रिसेसिव नहीं रहते, वो कुछ समय बाद वो भी डोमिनेंट हो जाते हैं, और ये हमेशा सेग्रीगेट रहते हैं, कि उससे अलग रहते हैं। दबके बेशक रहेगा, एक जीन्स डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा, लेकिन उसके बाद भी ये सेग्रीगेट रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, और कुछ समय बाद जो दूसरा जीन्स होता है वो डोमिनेंट हो जाता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जब दो पौधों को आपस में क्रॉस फर्टिलाइज कराया गया और तीसरे पौधे में जो गुण आए, अब देखिए
ये गुण कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा फूल का रंग, इसका वॉयलेट था, इसका वाइट था, इसका फिर से वॉयलेट हो गया, इसके सारे गुण इसमें आ गए। इसके अलावा और भी तो गुण रहे होंगे, जैसे कि इसका आकार, इसका आकार, इनमें से कौन सा गुण इसमें आया वो। इसके अलावा पत्तियों का आकार हो सकता है ना। तना यानी कि स्टेम, उनकी मोटाई किसकी कितनी है, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। तो अलग अलग गुण जो होते हैं ना, उनका असर इसमें अलग अलग दिखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इसका फूल का रंग है उसका असर इसकी तने पर पड़ेगा या बाकी हिस्सों पर पड़ेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब जो गुण होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर बिल्कुल भी असर नहीं डालते। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो लॉ ऑफ हेरिडिटी है वो काम करती है। अब बात ये है कि क्या बच्चों में भी हमें कुछ देखने को मिलता है इस तरीके का। देखिए लॉ ऑफ हेरिडिटी जैसा कि हमने यहाँ मेंडल के एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश की, यही हम चाइल्ड साइकोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चे की, तो बच्चे के ऊपर हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा असर हमें देखने को मिलता है। हमने जैसा कि पढ़ा भी था नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक बच्चे पर जितना असर हेरिडिटी का होता है उतना इन्वायरमेंट का होता है। लेकिन हेरिडिटी एक तरीके से क्या होती है, एक चार दीवारी होती है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के लिए हेरिडिटी एक तरीके से चार दीवारी होती है जो बच्चे की लिमिटेशंस को तय करती है। ठीक है। और अगर हेरिडिटी में बच्चा क्या गुण लेकर आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हेरिडिटी में हेरिडिटरी डिजीज़ भी हमें देखने को मिलती है। मान लीजिए एक बच्चे को किसी तरह की कोई हेरिडिटरी डिजीज़ हो गई, वो उसके पेरेंट्स को नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ए और बी ये दोनों पेरेंट्स हैं और ये है, इसका नाम मैं कर देता हूँ सी, कर देता हूँ इसका नाम, ये सी है। मान लीजिए इसको कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ हो गई। अब हेरिडिटरी डिजीज़ ये मान लीजिए ना तो ए को है ना बी को है। ऐसा कैसे हो गया कि इसको हो गया? हो सकता है कि ये हेरिडिटरी डिजीज़ इनमें से किसी के पेरेंट्स में रही होगी, है ना, इनके किसी फोर फादर में रही होगी। ये एक टाइम पे रिसेसिव रही होगी, बाद में जब ये इनके पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हुई तो डोमिनेंट हुई, और उसके बाद जब ये इन्होंने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र की तो ये और ज़्यादा डोमिनेंट हो गई और एक तरीके से इसमें देखने को मिली। तो कई बार कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं इसकी वजह से। जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन की, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ जो होती हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ पॉइंट्स जो हम यहाँ पर समझ पाते हैं लॉ ऑफ हेरिडिटरी से, वो ये है कि बच्चे की जो आनुवांशिकता होती है, जो हेरिडिटरी होती है, उसमें उसके केवल माता पिता का ही रोल नहीं होता है, बल्कि उसके माता पिता के अलावा दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी सबका होता है। बल्कि माता पिता का देखें ना तो उसमें आधा रोल ही होता है, बच्चे की हेरिडिटरी में 50% रोल होता है पेरेंट्स का। बाकी 1/4 जो होता है 1/4 ये दादा दादी नाना नानी से होता है, और बाकी जो बच गया ना वो मान के चलिए परदादा परदादी से होता है। जैसे कि मान लीजिए ये है बच्चे का पूरा ओवरऑल हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं, तो 50% जो ट्रेट्स होंगे ना ये इसके पेरेंट्स से आएंगे, माता पिता से आएंगे, और जो 1/4 होगा यानी कि इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा होगा ये इसके परदादा परदादी परनाना परना सॉरी दादा दादी नाना नानी से, मैंने गलत बोल दिया, दादा दादी और नाना नानी से आएगा ये वाला हिस्सा। और बाकी जो हिस्सा बच गया ये वाला, ये किससे आएगा, परदादा परदादी परनाना परनानी या उससे जो और पिछली पीढ़ी होंगी उनमें से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझा। ये लॉ ऑफ हेरिडिटरी जो है ये बात करती है, और ये मेंडल द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।